पिछले जन्म में मेरी माताजी का देहांत हो गया था। मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहन को दीमू और लियू येनियांग में से किसी एक को पत्नी के रूप में चुनने के लिए कहा। मेरी बहन शेंग युन झू ने पहल करते हुए लियू येनियांग को चुना, जो एक पापी की पुत्री थी। इसके बजाय गरीब परिवार से आने वाली लियू येनियांग ने ठंडे और कमजोर दिल वाले दीमू को मेरे पास छोड़ दिया। पिछले जन्म के कारण ही दीमू के पीछे पीछे चलने वाली मेरी बहन दिन भर घर में अबैकस खेलती रहती थी और उसे घर भेज दिया जाता था। उसे अपने पति को खुश रखना नहीं आता था। वो एक नीरस लकड़ी की मूर्ति की तरह रहती थी और लियू येनियांग के पीछे पीछे चलती रहती थी। उसने न केवल पुराने गीतों और नृत्यों का अभ्यास किया, बल्कि 10 वर्षों में वो मिंगडोंग की सबसे खूबसूरत महिला बन गई। यहाँ तक कि हुआइनान के राजकुमार, जिन्हें मेरी बहन बहुत याद करती थी, भी मुझे देखते ही मोहित हो गए। यहाँ तक कि अभिमानी राजकुमारी ने भी कहा कि उसे दुश्मन की परवाह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा बेटा उसे बहुत पसंद करता है। शेंग युन झू पागल थी और शादी से 1 महीने पहले उसने मुझे दीवार से खींच लिया। जिस दिन हम वापस लौटे, उसी दिन हम पवित्र सरकार के हॉल में गए। इस समय शेंग युन झू और मैं दाएं बाएं खड़े थे। मेरे पिता शेन होंगशेन के बगल में दीमू शेन किंगलान खड़ी थी। उन्होंने सादे कपड़े पहने थे और उनके बालों में केवल एक सफेद जेट की हेयरपिन लगी थी। उसका चेहरा शरद ऋतु की गहरी ठंड की तरह ठंडा था। मेरे पिता को खांसी आई और चेन शेंग ने कहा, महोदया, इन दोनों लड़कियों की कोई मां नहीं है। ये सचमुच दयनीय है। आप पश्चिमी शिया में किसी एक को पालने के लिए क्यों नहीं चुनते? मुझे पता है आप कमजोर हैं। मुझे डर है कि मैं दोनों की एक साथ देखभाल नहीं कर पाऊंगी। संयोग से पश्चिमी शिया में लियू येनियांग के पास एक पद खाली है। उसे दूसरे की देखभाल करने दो। अभी शब्द रुके भी नहीं थे कि शेंग युन झू ने अपने पिता की आस्तीन कसकर पकड़ ली। वो इतनी चिंतित थी कि उसके पिता ने कहा, पिताजी, मेरी बेटी लियू येनियांग का अनुसरण करना चाहती है। उसके पिता स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। युन झू, जो हमेशा से अधिक भावुक और कोमल स्वभाव की थी, वो भी जानती थी कि उसका स्वभाव अत्यंत संवेदनशील है। वो एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी। अब जब उसे झेंगझिंग द्वारा दी गई उपाधि नहीं चाहिए थी, तो उसे एक उपपत्नी चुनने के लिए पहल करनी पड़ी। युनझू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो दुश्मन की बेटी है जिसे मैडम के नाम से जाना जाता है। पिताजी, मेरी बेटी ने सचमुच इस बारे में सोचा था। शेंग युनझू की आंखों में एक प्रचंड चमक आ गई। यही पुनर्जन्म है। मेरी बहन को दुश्मन की मां की सेवा करने दो। मेरी बेटी और लियू येनियांग का आपस में संबंध है। साफ साफ कह दो। ऐसा लगता है जैसे उसे डर है कि बाद में उसकी पदोन्नति हो जाएगी। सफेद मक्खियों का एक झुंड लियू येनियांग के गर्म घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां से गुजरा तो उसके पैर थोड़े कुंद थे। धीमी आवाज ने मेरे मुंह पर चुभन पैदा कर दी। आंखों में क्रूरता भरी खुशी थी। तुम दुश्मन की ऐसी बेटी बन जाओ जिसके पास पैसे मांगने के लिए कोई ना हो। मैं शेंग युन झू के मन को कैसे नहीं जान सकती थी। पिछले जन्म में वो पूरे दिल से दुश्मन की बेटी बनना चाहती थी। वो दुश्मन की मां की बाहों में दौड़ पड़ी। किंगहुई उद्यान में प्रवेश करने के बाद ही उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। हालांकि शेन किंगलान एक अच्छी पत्नी है, फिर भी उसे अपने पिता का स्नेह प्राप्त नहीं है। पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा है और उसे स्वयं भी स्नेह प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। तुम शत्रु की ऐसी पुत्री बनो जिसके पास पैसे मांगने के लिए कोई ना हो। वो प्रतिदिन केवल बौद्ध सभा में ध्यान करती है। शेंग युन झू उसके पीछे पीछे नरक की उस सीमा तक चली गई। भोर होने से पहले ही उसकी सास ने उसे फोन कर दिया। नहाने और कपड़े बदलने के बाद उसे राजधानी की लड़कियों के स्कूल जाना पड़ा। वापस आने पर उसे आराम नहीं मिला। दुश्मन की माँ उसे खुद हिसाब किताब करते देखती थी। हिसाब किताब देखती, खानदानी नियम दोहराती और देर रात तक काम करती रहती। शेंग युन झू बहुत कष्ट झेल रही थी, विशेषकर तब जब वो जटिल हिसाब किताबों से भ्रमित हो जाती थी। मैं लियू येनियांग के साथ नाटक सुन रहा था। जब वो पत्र लिख रही थी तब उसकी कलाई एसिड से सूजी हुई थी। लियू येनियांग मुझे पतंग उड़ाने के लिए ले जा रही थी। बाद में उसे हुआइनान वांगफू के राजकुमार खी हैंगजी से प्यार हो गया। उसने शत्रु की माँ के सामने घुटने टेक दिए, बिना कुछ खाए पिए, और उनसे विनती की, माँ, कृपया वांगफू जाकर मुझसे विवाह का प्रस्ताव रख दीजिए। शत्रु की माँ ने पलके तक नहीं उठाई। उसने उसकी विनती को अनसुना कर दिया। तुम अभी जवान हो और तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है। अगर तुम भविष्य में इस मामले को लेकर चिंतित रहोगे तो जीवन भर मुसीबत में पड़ोगे। तुम्हें स्वरूप बौद्ध मठ में जाकर हृदय सूत्र की 30 प्रतियां लिखनी होंगी। जब शेंग युनझू बौद्ध हॉल में सूत्र की नकल कर रही थी, तब मैं याजी पर्वत पर लियू येनियांग का ग्रीन डीमन डांस कर रही थी। कहा जाता है कि उस दिन राजधानी के सभी पुरुष मुझे देखकर मोहित हो गए थे। यहाँ तक कि शेंग युनझू को लेकर चिंतित की हैंगजी भी मेरे नृत्य से मंत्रमुग्ध हो गए थे। जब शेंग युनझू ने आखिरकार हृदय सूत्र की नकल कर ली और उसे वांगफू से मांगने के लिए जाना चाहा, तब तक मैं अपना लोहा शेंगफू को दे चुका था। विवाह का प्रस्ताव लेकर आई महिला की हैंगजी की माता थी। वो कुलीन वृद्ध राजकुमारी प्रसन्नता से मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है कि दूसरी लड़की मेरी चाची की बहू है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी बहू के रूप में ही पैदा हुई थी। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरा बेटा सचमुच खुश है। बस वो शादी नहीं करती। शेंग युनझू पूरी तरह से पागल है, इसीलिए आंगन में दीवार बनाई गई थी। इस मामले में मेरी बहन ने बिना किसी झिझक के लियू येनियांग को चुना। जाने से पहले उसने मेरी तरफ मुस्कुराया, मानो कह रही हो, हमारे शेंग परिवार में दुश्मन की बेटी की पहचान तो बस एक मजाक है। जाओ और उस बुढ़िया के साथ मजे करो। मैंने उसकी पीठ की ओर देखा, लेकिन मेरा दिल सच्चाई से भरा हुआ था। दुश्मन की माँ सचमुच यहाँ कष्ट सह रही है। जब मैं किंगहुई युआन के मुख्य घर में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि ये जगह किसी बर्फ की गुफा जैसी है। वहाँ कोई अतिरिक्त सजावट नहीं थी। मेज और फर्नीचर के अलावा केवल एक सफेद जेट पत्थर की बनी ग्वानियन की मूर्ति थी। इस समय वहाँ एक बोशान चूल्हा जल रहा था, जिससे योयो की सुगंध आ रही थी। शेन किंगलान ने बुद्ध की पूजा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हाथ में बुद्ध की माला धीरे धीरे घूम रही थी।
उन्होंने योयो की सुगंध में अपना मुंह खोला। आवाज ठंडी थी। तुम बहुत निराश होगे। पिछले जन्म में जब मैं अपनी बहन के स्वभाव के साथ घर में दाखिल हुआ था, तब मेरा चेहरा भी निराशा से भरा रहा होगा। किसने सोचा होगा कि स्वामी की माता का स्नेह छिन जाने के बाद घर किसी उपपत्नी के घर जैसा नहीं रह जाएगा। लियू यिनयांग की गर्माहट, योयो की खुशबू, सुनहरे जेठ की महक, चीनी जैसी मीठी पीली रंगत, यहाँ तक कि धरती के ड्रैगन की गर्माहट भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शांत थी। मैं धूपदान के पास गई और अपने हाथ में एक अगरबत्ती रखी। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मेरी बेटी को लगा कि कमरा शांत हो गया है और उसका मन प्रसन्न हो गया। चाहे कितना भी सुनहरा रत्न हो, खिड़की से आती धूप की तुलना नहीं की जा सकती। इस समय सर्दियों की गर्म धूप खिड़की की चौखट से छनकर आ रही है और हरी जमीन पर धीरे धीरे फैल रही है। धूल उस रोशनी में उड़ रही है। शेन किंगलान के चेहरे पर थोड़ी सी भौहें तन गईं। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हमेशा एक अथाह चमक रहती है। वो थोड़ी हैरान थी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन वो एक दिलचस्प लड़की है। उसने कहा, ठीक है, चूंकि तुम मेरा अनुसरण करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें भविष्य में शिक्षित करूंगी। मैं शिक्षण में सख्त हूँ। हो सकता है तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ पसंद ना आए, लेकिन मैं उसका सम्मान करती हूँ। उसने जिद की कि उसकी माँ जो भी सिखाएगी युनतांग उसे सीखेगा। उस दिन से मेरा जीवन किताबों और कैलकुलेटरों से भर गया। पुराने हिसाब किताबों का एक ढेर पहाड़ की तरह मेरे सामने पड़ा है। कैलकुलेटर मेज के सामने रखा है। शेन किंगलान ने अंगूठी पकड़ी हुई है। शेन किंग ऊपरी हाथ की स्थिति में बैठी है। मुझे दिल पर 3 बार से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी हथेली पर मारा। हिसाब किताब पढ़ना सीखना वाकई उबाऊ है। ये कविताओं से कहीं कम दिलचस्प है। हवा जितनी रोचक होती है, उन जटिल संख्याओं को पढ़ने वालों के लिए उतना ही कष्टदायक होता है। प्रकाश और अंधेले के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है। इससे निकलने का रास्ता खोजना और बिल्ली का पता लगाना तो दूर की बात है। मुझे बीच बीच में नींद भी आ जाएगी। सिर थोड़ा सा हिलेगा। उस समय अंगूठी हथेली पर हल्की महसूस होगी। दरअसल चोट लगने से दर्द नहीं होता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये तो बस हल्का सा स्पर्श है। मैं तुरंत जाग जाऊंगा। ये तो अफसोस की बात है। शेन किंगलान अंगूठी उठाती है और मेरी तरफ देखती है। मेरे सामने बैठे तांत्रिक ने मुझसे पूछा, ये बहुत मुश्किल होगा। मैंने पहले ईमानदारी से सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत कठिन है। शेन किंगलान की आंखें नम थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन मेरी बेटी जानती है कि अगर मैंने ये बातें अभी नहीं सीखी तो भविष्य में मैं गृहिणी बनकर रह जाऊंगी। हर कोई मुझे धमका सकता है और बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि मैं नासमझ हूँ। उस समय मैं बहकावे में आ गई थी। ये और भी कठिन होगा। लोगों को हमेशा कष्ट सहना पड़ता है। मेरी बेटी अज्ञानता से नहीं, सीखने का कष्ट सहना पसंद करेगी। शेन किंगलान थोड़ी सुंदर है। वो कभी बेहद खूबसूरत महिला हुआ करती थी। उसकी आंखों में उस समय की वीरता और सुंदरता झलकती थी, लेकिन अब उसने औपचारिक पोशाक पहनी हुई है और अपने शरीर पर लकड़ी का भारी हथियार रखा हुआ है। वो मैंगचिन की तलवार जैसी है। सच कहूँ तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि वो हमेशा मेरे प्रति कोमल रहती है, फिर भी वो चुपके से आधी रात को मेरे पैरों को ढक देती है, फिर मेरे पैरों को चूमती है और खुद चली जाती है। जब मैं सोने का नाटक करती हूँ तो मुझे उसके शरीर से अच्छी खुशबू आती है, लेकिन मेरे पिताजी उसे पसंद नहीं करते। वो शायद ही कभी हमारे आंगन में आती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई भुला हुआ कोना हो। उस शाम सूरज डूब गया। आखिरकार मेरे पिताजी आ गए। वो महीने में एक बार किंगहुई यार्ड आते हैं। पत्नी को थोड़े से आटे के दाने देना उसका रोज का काम था। उस दिन आंगन में नौकर मौसम बदलने और फर्श धोने में व्यस्त थे। माहौल पहले से कहीं ज्यादा जीवन था। मेरी माँ ने छोटी नौकरानियों को भी सफाई करने का आदेश दिया। उन्हें धूल के एक अंश से भी डर लगता था। मेरे पिता ने अपना सिर भी नहीं हिलाया। वो नौकरों से पूछे बिना नहीं रह सका। कौन गा रहा था? नौकरों को तुरंत पता चल गया। लियू यिनयांग की धुन की गूंज तुरंत बूढ़े व्यक्ति तक पहुंची। दूसरी लड़की को लियू यिनयांग गाना सिखा रही थी। थोड़ी देर बाद हवा के झोंके के साथ लियू यिनयांग अंदर आई। उसने एक सुंदर पोशाक और लाल पगड़ी पहन रखी थी। उसने अपनी आकर्षक आकृति का प्रदर्शन किया। उसके हाथ में वही आंसू था। वो कुरकुरे शेंग युनजू से भरी हुई थी। हे पवित्र भेड़िया, क्या तुमने युनजू को गाते सुना? लियू यिनयांग की आंखें घूम रही थीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। क्या ये मेरे पहले गाए गए गीतों से बेहतर था? मेरे पिता की आंखें सिकुड़ गईं। उनकी आंखों में उदासी की झलक थी। मुझे वो साल याद है जब हम दोनों हुक्सिंगटिंग में पहली बार मिले थे। तुमने भी यही गाना गाया था। लियू यिनयांग ने शर्माने का नाटक किया और अपने होठों को रुमाल से ढक लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होली वुल्फ को याद होगा कि मेरी आवाज अब पहले जैसी अच्छी नहीं रही। सौभाग्य से मैं इसे अपनी बेटी को सिखाने में सक्षम थी। युनजू, कृपया अपने पिताजी से कमरे में फिर से गाने को कहो। ठीक है। शेंग युनजू तुरंत आगे आई और पिताजी की आस्तीन पकड़कर बोली, पापा, मुझे और मेरी चाची की बहुत याद आ रही है। आंगन में सबसे बढ़िया लॉन्गजिंग और फल तैयार किए गए थे। क्या आप मेरा गाना सुनना चाहेंगे? मैंने एक नया नृत्य भी सीखा है। वो और लियू यिनयांग दाएं और बाएं थी। वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, लेकिन एक पल मेरे पिता को उनकी माँ और बेटी ने खींच लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। किंगहुई युआन के मुख्य घर में मृत्यु का मौसम था। कई नौकरानियां स्वाभाविक रूप से उदास थीं। उनमें से कुछ तो शर्म से लाल हो जाती थीं। मेरे पिता महीने में केवल एक बार आते थे और फिर उन्हें कहीं ले जाया जाता था। मेरी माँ ने आह भरी और बड़ी सावधानी से पूछा, महोदया, ये खाना पक रहा है या नहीं? आज रात के सारे व्यंजन रसोई में इस बात को ध्यान में लगकर तैयार किए गए थे कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। इसमें बहुत सोच विचार करना पड़ा था। शेन किंगलान मेज पर बैठी थी। उसका चेहरा अब भी पीला था, मानो उसे इसकी आदत हो चुकी हो। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने जाने की अनुमति मांगी। मैं अचानक खड़ा हो गया और हाथ में खाता बही रखकर चिल्लाया, तुम क्यों नहीं जाती? सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैं मेज के पास गई और चिल्लाई, अगर मेरे पिता नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे।
अगर पुरुष नहीं आएंगे तो हम औरतें भी नहीं खा पाएंगी। ये मेज स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई है, ये सब मुझे परोस दो। आज एक मोती और 8 परियां है ना, मेरा पसंदीदा व्यंजन एक ही व्यक्ति खा सकता है। मेरी बात सुनकर नौकरानियां चौंक गई। एक दूसरे से मिलते ही वे खिलखिलाकर हंस पड़े और तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। घर का माहौल फिर से जीवंत हो उठा और पहले की उदासी दूर हो गई। शैन किंगलान ने मेरी तरफ देखा। उसके ठंडे बालों में पहली बार उसने एक सच्ची मुस्कान देखी। काफी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बच्ची। तब से शैन किंगलान अक्सर रसोई में फोन करके ये मोती और 8 परियों की मिठाई बनाने को कहती थी। मैंने अनगिनत कटोरी खाना खाया, लेकिन मैंने अपने पिता को कभी भी रात के खाने के समय आते नहीं देखा। वे लगभग हर दिन लियू येनियांग के घर पर ही रहते थे। घर में ताज़ा खाना क्या होता था? पश्चिमी व्यंजन भी सबसे पहले लियू येनियांग और शेंग युनजू से ही जुड़े थे। दिन के समय शेंग युनजू ने मुझे बगीचे में देखा। वो मुस्कुराई और अपने कान हिलाए। वो गर्व से भरी हुई थी। क्या तुमने देखा शेंग युनतांग की वैध पुत्री? कैसी हो? पिता का दिल किसके पास है? कौन नेक जीवन जी रही है? वो उदास चेहरे और पागलों जैसी नजरों से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने हाव भाव नहीं बदले और बस हल्के से मुंह खोला। बहन, क्या तुमने कभी सोचा था कि जीजी यूलिंग द्वारा गाया गया वो छोटा सा गीत अब तुम्हें अपने जीवन के प्यार के लिए गाने का मौका दे सकता है? भविष्य में वो आपसे मिलने का अधिक सौम्य तरीका अपना सकती है। उसने उस दुबले पतले आदमी को देखकर बस मुस्कुरा दिया। शेंग युनजू का चेहरा बदल गया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझे डांटा, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन एक पल के लिए वो फिर मुस्कुराई। तुम बस चल रहे हो। आप अंगूर नहीं खा सकते। आप कहते हैं कि अंगूर खट्टे होते हैं। देखते रहिए, आगे चलकर तुम्हें और भी कष्ट सहने पड़ेंगे। कहो। वो मुड़कर चली गई। सफेद पोशाक ने फूलों को बिखेर दिया और सारा लाल रंग जमीन पर बिखर गया। लेकिन मैंने उससे झूठ नहीं बोला। पिछले जन्म में भी लियू येनियांग ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। जिस जमीन पर मैं गिरा था उस पर उसने तेल मल दिया और मैं खून से लथपथ हो गया। जब मैं बीमार और घायल था तो वो मेरे पिता के पास दया की भीख मांगने गई। उसने मेरे दर्द का इस्तेमाल मेरे पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया। लियू येनियांग से मुझे ये समझ आता है कि यदि आप जीवन भर किसी पुरुष के प्रेम पर निर्भर रहते हैं तो आपको जीवन भर लोगों के साथ इस प्रेम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अंत तक संघर्ष करते रहो, बुढ़ापा तो आएगा ही। शेन किंगलान ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन वास्तव में कभी हारी भी नहीं। उस कमरे में जो बर्फ की तरह ठंडा लगता था, फार्म हाउस की दुकानदार आती जाती रहती थी। सभी उसका सम्मान करते थे। वो किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने किताबों के कुछ पन्ने पलटे और उनमें गलतियां बताई। घर की नौकरानियां और नौकर तो और भी ज्यादा अनुशासित और वफादार हैं। मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ।